आदाब दोस्तों, यूपी के गोंडा ज़िले के ब्लॉक भवनजोत में गौरा चौकी में है और हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हफीज़ मलिक। पहली बार मैदान में है। इससे पहले आपके भाई साहब कलाम मलिक साहब लड़े थे और लड़े ही नहीं बल्कि जो चुनाव था कांग्रेस जो जनाधार विहीन यहाँ पर है पूरे यूपी में, उस पार्टी से उन्होंने ऐसा वोट दिखाया कि इससे साबित हो गया कि उनका वो निजी वोट था। और उसके बाद ये बसपा में गए, फिर उसके बाद टिकट की ही कह सकते हैं जद्दोजहद चलती रही और अब ये समाजवादी पार्टी से एमएलए के उम्मीदवार हैं 301 गौरा विधानसभा में। तो सबसे पहले कुछ आप बताइए अपने बारे में। सबसे पहले तो आपके इस चैनल को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मेरा इंटरव्यू लेने के लिए कोशिश किया। मैं अपने बारे में ज़्यादा कुछ तो बताना नहीं है मुझे। गौरा की जनता मुझे जानती है अच्छी तरीके से और मेरे भाई साहब पहले तो चुनाव बताएं। अब्दुल कलाम मलिक। हाँ, अब्दुल कलाम मलिक साहब जो है कांग्रेस से चुनाव लड़े। कब लड़े थे चुनाव? 2012 में चुनाव लड़े थे और 2012 में उस समय राजा कुंवर आनंद सिंह चुनाव लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी से। दूसरे नंबर के प्रत्याशी अब्दुल कलाम मलिक साहब थे। फिर उसके बाद 2014 में बसपा से हम लोग ज्वाइन कर लिए बसपा और 17 में हम लोग बसपा का टिकट लाकर जो है चुनाव लड़े। लगभग 39,000 वोट हमें बसपा में मिला। कांग्रेस से 36,000 वोट मिला था और इसमें 39,000 वोट मिला था मुझे। अच्छा। बहरहाल ये लेकिन यह है कि बसपा पूरी ख़त्म हो चुकी थी जब हम बसपा से चुनाव लड़े। 2017 में बसपा का जनाधार बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। और अब क्या देखते हैं, अब इस वक्त बसपा की क्या कहानी? बसपा की तो कहानी ख़त्म है। बसपा चुनाव नहीं लड़ पाएगी यहाँ। अब तो यह है कि 2022 में अगर मान्य जी अगर टिकट मलिक परिवार को दिए होते तो ये विधानसभा जो है प्रभात को हराने का काम करते थे हम लोग। अच्छा, नाम आपने ले लिया, बिल्कुल सही। प्रभात कुमार वर्मा यहाँ से एमएलए हैं, लगातार 2 बार जीते और ये साफ है कि यूपी की राजनीति में ध्रुवीकरण बहुत ही प्रचंड तरीके से जो है ध्रुवीकरण की राजनीति है। तो ऐसी गोलबंदी में जब पूरे यूपी में है और 2 बार वो सत्ता में है, तमाम चीज़ें हुई, तो क्या क्या यहाँ मान रहे हैं, क्या स्पेस है दूसरी पार्टियों के लिए गौरा विधानसभा में? मैं और सब विधानसभाओं की बात नहीं करूँगा, मैं गौरा की बात करूँगा। गौरा में जो है हम लोग 15 साल से राजनीति कर रहे हैं और 15 सालों में हमारा परिवार जो है, चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी है, हर समाज के साथ में जुड़ा हुआ है और हर समाज के लोग हमारी इज़्ज़त और सम्मान करते हैं और मैं उनका इज़्ज़त करता हूँ। ऐसा देखा जाता है कि जैसे अखिलेश यादव ही हैं, आप संभल का नाम लेंगे, वहाँ के सांसद देखिए कैसे बीजेपी ने नाकेबंदी की, भागे भागे फिर रहे हैं। मतलब वो क्षेत्र में रह तक नहीं पा रहे हैं। सांसद बन गए सब कुछ, लेकिन चूंकि दूसरी पार्टी से सपा से हैं। आजम खां का नाम लेंगे, जेल में आज भी बंद हैं और कहा ये जाता है, ये भी बहुतेरे इल्ज़ामात हैं कि भाई आजम खां जेल में बंद हुए तो कोई चूं चपड़ भी नहीं किया यादव परिवार से। लेकिन वहीं जब बात अखिलेश यादव या इनके किसी और परिवार के रसूख पर आ जाती है तो रैलियां प्रदर्शन भी होते हैं। तो क्या आपका क्या मानना है, जैसे आजम खां जेल में बंद है तो अखिलेश यादव ने कुछ किया इनके लिए? बहुत कुछ किया है। क्या किया? बहुत कुछ किया है। अभी अगर कुछ किए नहीं होते तो अभी प्रतीक यादव जी का देहांत हुआ है, उनमें उनके घर के परिवार के लोग गए, आजम खान साहब के परिवार के लोग अखिलेश यादव जी से मुलाकात किए। तो ऐसा नहीं है। आजम खान साहब, मैं आपको टोकना चाहूँगा, देखिए वो शो को सांत्वना देना अलग बात होती है, वो दूसरी चीज़ है। ये एक मजबूत पिलर रहे आजम खान जी। मैं पार्टी बनाया मुलायम सिंह यादव के साथ, जब उनका देहांत हुआ मुलायम सिंह यादव का, रो रहे थे बाकायदा जी। अब सोचिए, क्योंकि मजबूत पिलर है। तो इतने मजबूत पिलर को क्या आपका मानना है सिर्फ मुसलमान होने की बुनियाद पे कोई झांकने नहीं गया, जबकि एमआईएम के असादुद्दीन ओवैसी भी कई बार गए,
दूसरी पार्टियों के लोग गए, लेकिन अखिलेश यादव का रवैया उस तरह से नहीं था जैसा होना चाहिए। तो इस पर आपकी एकदम तीखी टिप्पणी क्या कुछ हो सकती है? नहीं, मैं इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया ही है आजम खान साहब के लिए, मतलब अंदरूनी तौर पर। हाँ, अंदरूनी तौर पे अंदर से कुछ किया है, या कोई दिखावे की राजनीति नहीं है, दिखावा नहीं किया उन्होंने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उन्होंने लेकिन पीछे से सपोर्ट किया है। दूसरी चीज़ हम ये जानना चाहते हैं, ये चूंकि लोकल ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। संजय कुमार, जो संजय विद्यार्थी भी कहते हैं लोग, ये पिछली बार जैसे टिकट पाए यहाँ से, और आप भी आरोप बार बार लगाते हैं, राम प्रताप सिंह भी आरोप लगाए, और जो भी टिकट के दावेदार हैं दूसरी पार्टियों के भी, कि वो उनका जो भी वोट पाए वो एक ध्रुवीकरण वाली राजनीति के खिलाफ वोट था, जो ये मानते हुए कि शायद वही जीत सकते हैं, वही प्रभात वर्मा को हरा सकते हैं, इसीलिए पूरा अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का और जो भी यादव का सारा वोट उधर एकमुश्त चला गया। तो क्या ये वोट था या उनका संजय विद्यार्थी का निजी वोट था? वो संजय विद्यार्थी का निजी वोट नहीं था। संजय विद्यार्थी ने इस क्षेत्र में जो है कहीं ये बभनजोत ब्लॉक है, बभनजोत ब्लॉक का एक भी आदमी उनको जानता नहीं था, यानी कि मैं भी नहीं जानता था कि संजय विद्यार्थी है कौन। लेकिन जब उन्होंने टिकट उनको मिला तब उनसे मेरी मुलाकात हुई है, और उन्होंने वहाँ पर हमसे कहा है कि वो टिकट टोकना चाहता हूँ, मदद चाहते हैं, जो टिकट उन्हें मिला तो क्या वो आपसे मिलने आए थे? नहीं, मुझसे मिलने नहीं आए। अच्छा। लेकिन मैं समाजवादी था, मैं बार बार पार्टी को चेंज नहीं कर सकता था कि अभी कांग्रेस से लड़ा, अभी बसपा से लड़ा, अभी फिर समाजवादी में हूँ। मैंने समाजवादी में रहकर जो है, जब तक टिकट का बंटवारा नहीं हुआ था, टिकट नहीं मिला था, उससे पहले मैं अपने भाषण में अपने चौराहे पर गांव लोगों से यही कहता था कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी हम उसकी मदद करेंगे, अगर पार्टी ने हमें टिकट दिया तो हम चुनाव लड़ेंगे। यही चीज़ माननीय राम प्रताप सिंह भी कहते थे। लेकिन बिल्कुल टिकट बाद में कांग्रेस से पंजे से लाए, हाँ, और वो कहते थे, लेकिन आपने अमल किया, वो अमल नहीं किए। हाँ, वो पार्टी के साथ धोखा देकर चले गए। हाँ, धोखा देकर चले गए। तो ये सवाल बहुत बड़ा उठता है कि खुदा न खास्ता, अगर आपको टिकट नहीं मिलता है, क्या किसी दूसरी पार्टी एमआईएम से, बसपा से या निर्दलीय तब भी मैदान में उतरेंगे? नहीं, अभी हम इस पर कुछ नहीं नहीं, अगर अभी हम इस पर कुछ नहीं करेंगे, अभी इस पर हम कुछ नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं हाफिज मलिक साहब बताते चले आपको, हम भी राजनीति की कुछ बारीकियां सीखे परखे हैं। संजय विद्यार्थी अखिलेश यादव से डायरेक्ट छात्र राजनीति से जुड़े, और इस वक्त जो समागम देखा जा रहा है वो साफ सीधा है कि अखिलेश यादव उम्रदराज लोगों को, और जो मुलायम सिंह यादव के साथ थे, चाहे वो आजम खान ही क्यों ना हो, उनसे किनारा कशी अख्तियार कर रहे हैं। इसकी वजह है क्योंकि हर आदमी अपनी टीम, अपना लोगों को लेकर चलता है। जैसे आप यहाँ 301 गौरा में कर रहे हैं, अमूमन यही देखा जाता है कि यूथ ज़्यादा आपसे जुड़ा हुआ है जी। क्या आपको लगता है, क्योंकि ये देखा गया है, अखिलेश यादव अब चाहे मुस्लिम डोमिनेटेड ही विधानसभा रहे, वो अमूमन कोशिश करते हैं नॉन मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारने की, क्योंकि तस्वीर साफ रहती है, मुसलमान हमेशा पिछले विधानसभा में भी और आने वाले विधानसभा में भी सपा को ही पेनिट्रेशन उसका वोट का पूरा। अगर आपको टिकट नहीं मिला तो क्या आप स्किप कर सकते हैं बीएसपी में? मुमकिन है? नहीं, मैं अभी इस पर कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, चलिए इसको छोड़ ही देते हैं, क्योंकि बिल्कुल जवाब देने से कतरा रहे हैं कि स्किप करेंगे कि नहीं। आप पर कुछ पर्सनल बात कर सकते हैं, जैसे आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, तालीम कहाँ से, एजुकेशन कहाँ से आपका है, क्योंकि दर्शक ये जानना भी चाहेंगे कि भाई आप जो है बहुत मजबूती से टाल ठोके हुए, क्योंकि हम वहाँ छपिया ब्लॉक में भी देखे, कई दीवारों पर पुता हुआ आपका पूरा एडवर्टीजमेंट चल रहा था, और काफ़ी देखा आपका, और लोगों का भी था, लेकिन आपका था सत्ता रोड पार्टी का भी, वहाँ जाहिर सी बात है सत्ता में उनके सारी रिसोर्सेज आपके पास है। आपको ये क्या एक लगता है पर्सनल नॉलेज पहले, कि चूँकि सत्ता जिसके पास है, सारे रिसोर्सेज, सारे संसाधन उसके पास, ईडी सीबीआई उसके पास, सीआईडी उसके पास, ऐसे आलम में आपको मान लीजिए टिकट मिलता भी है तो कहाँ तक लड़ाई लड़ पाएंगे? पुलिस इनके पास, कानून इनके पास, सारी चीज़ इनके पास, जनता उनके पास नहीं है।
तब जनता कैसे 2 बार से विधायक कैसे हैं? वो 2 बार विधायक 22 में वो विधायक नहीं होते। 22 में विधायक अगर समाजवादी पार्टी अगर टिकट दी होती मलिक परिवार को तो 22 का चुनाव श्री प्रभात वर्मा जी हार गए होते। ये दावे के साथ कह रहे हैं ये आप? दावे के साथ कह रहा हूँ और फिर दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर 27 में माननीय जी अखिलेश यादव जी अगर टिकट मलिक परिवार में रहा तो यह है कि पूरी तो ताकत देखिए, से अगर उनको हराने का बिल्कुल काम अगर ये करेंगे। वीडियो पहुंचे वहां तक, अखिलेश यादव तक, उनकी टीम तक, तो ये हफीज मलिक 301 गौरा विधानसभा गोंडा जिले में जो आपका आता है, आपको बखूबी पता होगा, अगर मलिक परिवार को टिकट मिलता है तो ये कह रहे हैं कि ताल ठोकेंगे और हरा के दम दिखाएंगे प्रभात वर्मा को, बीजेपी। पक्का? बिल्कुल 100%। इसके पीछे कोई वजह बता सकते हैं? क्या वजह? इसके पीछे वजह यह है कि ये 10 साल से विधायक हैं और 10 साल में इन्होंने जो है सब जातीय अलग अलग फैक्टर इन्होंने इस्तेमाल किया है। जबकि मुस्लिम को इन्होंने परेशान किया है, यादव को इसने परेशान किया है, इसने इनके समाज के लोगों को भी इन्होंने परेशान किया है। ये प्रधानों की गोलबंदी जो है, जो प्रभात वर्मा के अमूमन साथ इस वक्त है, इसको कैसे काट पाएंगे? ये डायरेक्ट जनता आपके साथ जुड़ेगी कि प्रधान जुड़ेगा सिर्फ? देखिए, जनता तो जुड़ी है, प्रधान जो है, जितने प्रधान हैं सब एक डर उनके दिलों में बैठा हुआ है। और जिस दिन बात का डर? हाँ, बस वो एक तो वो ब्लॉक प्रमुख है, ब्लॉक प्रमुख है। बीजेपी के भी इन्हीं के घर हाँ, केवल की ब्लॉक प्रमुख इस वक्त है, बभनजोत ब्लॉक के। बभनजोत ब्लॉक के। तो ये लोग जो है एक डर की वजह से जो है उनके साथ हैं, डर की वजह से उनके घर जाते हैं। यहीं के राम प्रताप सिंह भी हैं जी, एमएलए भी कई बार रहे, लेकिन तब सादुल्ला नगर विधानसभा 142 सादुल्ला नगर हुआ करता था। उनके पिताजी भी थे, दशरथ सिंह एमएलए रहे। इतना उनका एक कह सकते हैं आप, इससे इनकार खुद नहीं कर सकते जी, पर्सनली भी। उनका एक मजबूत जनाधार है, क्योंकि फिर मैं कहूँगा कांग्रेस जनाधार विहीन पार्टी थी और पिछली बार अच्छा वोट वो दिखाए। कभी कोई लोग कहते थे सेकंड रनर अप हो सकते हैं, लेकिन रनर अप नहीं रहे, तो संजय विद्यार्थी रहे। लेकिन उनका एक जनाधार अभी भी जिंदा है और वो भी तिकड़म में रहेंगे कि एक जैसे सपा और कांग्रेस का शायद गठबंधन ही रहे टिकट पाने की, कि संयुक्त प्रत्याशी बन जाए और हम ताल ठोक दे और हम ही हरा सकते हैं सिर्फ, क्योंकि हम हैं राम प्रताप सिंह और आप हैं हफीज मलिक। क्या कहना है? अब वो तो उस पर मैं क्या कहूँ, वो हार जाएंगे चुनाव राम प्रताप सिंह यहाँ से। मुझे दावे से कैसे आप कह सकते हैं संयुक्त प्रत्याशी? मैं विधानसभा में लगभग डेली 150 किलोमीटर की रनिंग मेरी है इस वक्त, 150 किलोमीटर की रनिंग है। और मैं ये विधानसभा में रोज 150 किलोमीटर आप 150 किलोमीटर की रनिंग मेरी है। ये तो बहुत हो गया, अगर 150 किलोमीटर रनिंग आपकी है तो। और मैं क्या मनकापुर के आंशिक में भी आप कभी गए दौरे पर? हाँ, गया हूँ। वहाँ के बारे में कुछ बताएंगे? राजघराने का बहुत ही प्रभाव माना जाता है, अमूमन ये माना जाता है कि कैप्चरिंग तक हो जाती है ईवीएम की, जिसको कहेंगे उसी पर पड़ेगा। तो ये ऐसे आलम में, क्योंकि एक बार हमें याद है राम प्रताप सिंह को भाई राजघराने के लोगों ने बंधक बना लिया था। बंधक का मतलब तोड़फोड़ गाड़ी में कर दी थी, दिक्कत पैदा कर दी थी। ऐसे आलम में वहां पर पेनिट्रेट करना, वहां कैसे आप घुस पाएंगे? 2 चुनाव लड़ चुका हूँ और सब कुछ अंदाजा हमें है। आंशिक में भी आप घुसपैठ कर सकते हैं। हमारा बहुत अच्छा वोट बैंक है आंशिक में। लेकिन उनके पिताजी रहे नहीं, कीर्तिवर्धन सिंह रहे, वो तो इस वक्त तो मिनिस्टर भी हैं। हाँ जी। तो उनका इतना प्रभाव है कि वो मिनिस्टर भी हैं, उनके पिताजी तो उससे सपा से जुड़े थे। बताते हैं कि संजय विद्यार्थी भी का सपोर्ट वो किए थे, तब शायद वो इतना वोट पाए, वो भी बताते हैं किए थे। तो वहाँ भी आप वो कर पाएंगे आंशिक में भी? जी जी जी। अब वो अंदर की बात है, उसको ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। मतलब अंदरूनी सपोर्ट क्या राजघराने का आपको रहेगा सपा में रहते हुए? अभी हम कुछ नहीं कहेंगे उस पर। अच्छा, मतलब ये अच्छे नेता हो गए, क्या कहना क्या नहीं, इन्हें क्या कहना क्या नहीं बखूबी पता है। तो थोड़ा बताते चले। इससे पहले जैसे अमूमन ये देखा जाता है, वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपका हम चाहते हैं वीडियो बड़ा हो और काफ़ी लोग देखें, क्योंकि आपने आज दिल से जवाब देने की कोशिश की। जी जी, यही आपसे कहा भी था जो बिहाइंड द कैमरा भी, कि दिल से बोलिए, क्योंकि कोई भी जनता हो,
कितनी भी करप्ट हो जाए, ये वो दाया बाया करे, दिल वालों को पसंद जरूर करती है जी। इससे पहले एक वारदात आपको बताते चले, जो गोंडा से सांसद हुए थे मुन्नन खां, बहुत पुरानी बात है, आप शायद जानते हो, आप भी राज माशाल्लाह जो है, इनकी दाढ़ी और सफेदी पर मत जाइए, ये आज भी हट्टे कट्टे हैं। और ये राज भी हम पूछेंगे कि दाढ़ी तो सफेद हो गई लेकिन इतने नौजवान कैसे बने हुए हैं। तो वो उस वक्त कोई एसडीएम ऐसे पेट्रोल पंप पे लाइन लगी हुई थी, इसी इस दौरान लगी, तो एसडीएम को ही मतलब कैसे क्या एसडीएम को उठा ली, तो उसी उसमें वो सांसद बना दिए भाई, सांसद बना दिए। तो क्या आप मानते हैं ये डिजिटल दौर है, इसमें एक चीज कोई आपका गलत स्टेटमेंट भी सही स्टेटमेंट भी वायरल हो जाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कल को वो था कि फिजिकली आपको करना पड़ता था, लेकिन आज डिजिटल दौर है, पूरा डिजिटल मदहोशी के आलम में चूर होकर नौजवान या वैसे भी बुजुर्ग तबका भी तो घुसा रहता है, देखिए वो बिल्कुल डिजिटल मामला है। और डिजिटल अगर वायरल हो तो वाकई में रातों रात चीज़ें बदल भी सकती हैं। तो ऐसे में क्या कहना, जैसे नौजवानों पर बहुत बड़ा बीड़ा है, नौजवान आपके साथ हैं जी यहाँ का। अभी हम लगभग मेरे हिसाब से 6 साल से हमने यहाँ कोरोना काल में हमने मुंबई में, मैं उस वक्त था, और मुंबई में मैंने 8,000 लोगों को, प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश भेजा, जबकि ना मैंने देखा कि गौरा के हैं कि सिद्धार्थनगर के हैं, हाँ मुंबई में रहकर, और ना मैंने देखा बस्ती के हैं, ना मैंने देखा गोरखपुर के हैं, ना मैंने देखा बलरामपुर के, मतलब XYZ कहीं के भी हैं। मेरे पास कॉल आते थे और मैं उनको उत्तर प्रदेश भेजने का काम किया। उत्तर प्रदेश का कोई भी विधायक, कोई एक आदमी वहाँ से बुला नहीं सका है उत्तर। तो ये आपके ऑफिस, इतना भव्य ऑफिस तो हमें लगता है अखिलेश यादव का भी नहीं होगा, ये वो भी गौरा जैसे पिछड़े इलाके मुख्यालय में। एक पिछड़ापन इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, कभी मैं आ रहा था फैज़ाबाद से, बहुत बुरे दुर्दिन है, सड़कें बन गई, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही, सारे लोगों की जेब में पैसे ही नहीं, बहुत बुरे हालात लोग गुजार रहे हैं, रोज़ी रोटी का कोई साधन नहीं। अब ये बात तो हमें MLA से पूछनी चाहिए, लेकिन चूंकि आप उम्मीदवार हैं, ये सब मुद्दे कैसे आप उठाएंगे? एक जो भी चिमनी की भट्टी भी हो, पर्सनल कमाने के लिए है, कोई रोज़ी रोटी का कोई ख़ास साधन नहीं है, और ये मुद्दत से है, सब बहुत ही देखते आए हम लोग। इस सब को लेकर क्या आपका कहना है? बिल्कुल सटीक कोई कमेंट कर सकते हैं कि जैसे नौजवान तबका भागता फिरता रहता है, अलग अलग जगहों पर नौकरियां करता है, कुछ नहीं, ये अपना गन्ना मिल ले लें, कुछ ऐसी और सब नहीं। यहाँ तो बेरोजगारी तो बहुत है, हाँ। और जब हमारी सरकार बनेगी, जब तक सरकार नहीं बनती है तब तक इस पर चर्चा करना ठीक नहीं है। सरकार बन जाएगी तो काम बेहतरीन तरीके से होगा। अखिलेश यादव जी जो है काम करने वाले नेता हैं। नहीं, उनका तो एक चीज़ हमने देखा कि जैसे अभी किसी की चाय पी रहे थे तो वो हो गया, उसको सफाई कर्मी बना दिए सुपरवाइज़र से हटाकर, तो महिला को बुलाए। और इनका ये है कि अपने ऑफिस में बुला के फ़ोटो खिंचा लेते हैं, सड़क पे कोई ख़ास फिलहाल दिख नहीं रहा है। सड़कों पे विपक्ष जो है या अखिलेश यादव भी उस तरह निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के पास सारी रिसोर्स का मुकाबला करने के लिए आपको खून पसीना बहाना पड़ेगा। अमूमन ऑफिस में बुला के वहीं फोटोग्राफी हो जाती है, मीडिया कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा देख नहीं रहे। लोगों की मदद बहुत करते हैं, अपने ऑफिस में बुलाकर लोगों को चेक देते हैं अपने। नहीं, वही तो मैं खुद कह रहा हूँ कि ऑफिस तक ही महदूद है उनकी राजनीति। अपने जो जिला अध्यक्ष हैं उनको वो यहाँ क्षेत्र में जो है जाकर चेक देते हैं। मतलब इस तरीके से जैसे कोई घटना होती है, कोई परेशान रहता है, तो उसको जिला अध्यक्ष जी जो है बताने का काम करते हैं और वो उनकी मदद करते हैं। कुछ बताइए, आप एजुकेशन अब कहाँ से हुई आपकी, क्या थी? हम 5वीं तक तो यहाँ गांव में प्राइमरी स्कूल में पढ़े। कौन सा आपका घर कहाँ पर, गांव? हमारा राघव बस्ती। वहीं पर आपकी पढ़ाई प्राइमरी से हुई? हाँ, प्राइमरी से हुई। 5वीं तक हम यहाँ प्राइमरी में पढ़े और 5वीं के बाद हम बॉम्बे चले गए। 6th क्लास में हमने वहाँ एडमिशन लिया और हम जो है SSC पास हुए। और उसके बाद जो है हमारी शादी हो गई। हमारी शादी हमारे चाचा की लड़की थी, उन्हीं से शादी हुई। और उसके बाद जो है हम बिजनेस में आ गए और हमने बिजनेस किया और बिजनेस में ऊपर वाले की दुआ से काफ़ी तरक्की किया
अब तरक्की किया, जो अल्लाह ताला ने मतलब दिया वो मिला, और इज़्ज़त और शोहरत हर तरीके से हम लोग मजबूत रहे। नहीं, तो ये क्या इसकी वो एक वजह ये भी है देर से राजनीति में आने का कि पहले आप लोग बिजनेस में पैसे ही कमाना चाहते थे? क्योंकि राजनीति में काफ़ी देर से आए। इससे पहले भी एक वीडियो में हमने कहा था कि कलाम मलिक साहब बहुत देर से राजनीति में आए और बीमार हुए, फिर बुजुर्ग हो गए। और एक सवाल कहीं स्किप ना हो जाए, बड़ा रिलेवेंट सवाल है। अमूमन देखा जाता है कि जैसे कोई प्रत्याशी होता अच्छे वोट भी पाए, अपना जनाधार भी दिखाए, दो अलग अलग पार्टियों से लड़े, बड़ी बात होती है, और वो अमूमन अपने लड़के को प्रमोट करते हैं राजनीति में। हम असदुद्दीन ओवैसी से बड़ा कोई चेहरा नहीं मुसलमानों का भारत में, इस वक्त भारत की राजनीति में। वो तक अकबरुद्दीन ओवैसी का लड़का करीब 25 साल 20-25 साल का होगा, प्रमोट उसको करने की बजाय उनका बहुत छोटा बच्चा भी है, स्कूलिंग में है, उसको प्रमोट कर रहे हैं, जबकि ये था कि उसको कर सकते थे। तो ये आपका बड़ा अच्छा भाईचारा हमने देखा कि मलिक परिवार का, कि ये अपने जैसे उनके लड़के को प्रमोट करना चाहिए था अब्दुल कलाम मलिक को, लेकिन आप भाई थे, आपको प्रमोट किया, क्योंकि उनके लड़के अच्छे खासे राजनीति में आ सकते, साथ साथ उनके चलते भी थे। क्या वजह है, क्या वजह है कि भाईचारगी की आपका बहुत ही मजबूत पिलर है एक दूसरे का? देखिए, हम लोग 4 भाई हैं और 2 हमारे चाचा के लड़के हैं। पिछली 2 पीढ़ी हमारा बंटवारा नहीं हुआ, तीसरी पीढ़ी चल रही है। इससे पहले वाली आपकी पीढ़ी दादा का भी, उनका भी बंटवारा नहीं, उनका भी बंटवारा नहीं हुआ, ना हमारा बंटवारा हुआ, ना हमारे वालिद साहब का बंटवारा हुआ। आज भी हम लोग 4 और 2 6 भाई, हम लोग जॉइंट फैमिली है। आज भी अगर मैं पैसा नहीं कमाता हूँ, लेकिन आप पैसा कमा रहे हैं, लेकिन यह है कि आप जितना अपने नाम से लिखाएंगे उतना ही मेरे नाम से लिखाएंगे। आज भी हमारा भाई बोले कि अपनी प्रॉपर्टी राघव बस्ती को छोड़कर तू मेरे नाम पे लिख दे, तो आज भी मैं अपने भाई के नाम पे अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने भाई के नाम पे लिख दूंगा। हम लोग भाइयों, अपने आपस में भाइयों का तालमेल बहुत अच्छा है, और ये मैं दुआ करता हूँ कि हर मुस्लिम भाई, हर हिंदू भाई का इसी तरीके से परिवार चलना चाहिए। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात बताए कि दादा के ज़माने से बंटवारा नहीं हुआ, भाइयों का इतना सपोर्ट हमने एक सामान्य परिवार में भी नहीं देखा। जो पैसे ज़्यादा हो जाएं तो वैसे ही भसड़ मच जाती है, लेकिन आपका इतना इंटैक्ट है सारी चीज़ें, ये बड़ी बात है। जनता को ये मैसेज अच्छा है। रही बात आपने पूछा कि अपने बेटे को क्यों नहीं उतारे, बिल्कुल, तो मैं भी चाहता था कि उनका बेटा राजनीति में आए। क्या नाम है उनका? मंजूर मलिक। मैं भी चाहता था कि मैंने ही उसको यहाँ शिफ्ट किया। वो भी बम्बई में रहता था, वो भी बम्बई में पढ़ा लिखा। मैं सोचता था कि ये राजनीति में आएगा, कलाम भाई की राजनीति ये मंजूर मलिक संभालेगा, लेकिन वो उसको अभी इंटरेस्ट उतना नहीं था, उनका भी, तो मजबूरन मुझे आना पड़ा। कलाम भाई की तबीयत खराब हुई 2024 में, उससे पहले मैं खुद चाहता था कलाम भाई जैसे लेट आए राजनीति में, लेकिन मैं उससे पहले राजनीति में मैं सोचता था कि हमारे बड़े भैया राजनीति में आए, और राजनीति में हमें पैसा कमाने के लिए मैं राजनीति में नहीं आया हूँ, मैं लोगों की मदद करने के लिए राजनीति में आया हूँ। लेकिन ये दावा तो राम प्रताप सिंह और संजय विद्यार्थी भी कर सकते हैं कि नहीं, वो उनके दावे सब खोखले हैं, उनके दावे नहीं हैं। उन लोगों ने आज तक राजनीति में जो है सिर्फ सरकार का बनाया हुआ धन खर्च कर रहे हैं। हमने अपनी कमाई आज विधानसभा में लोगों की मदद करने का, लोगों का काम करने का, लोगों के शादी ब्याह में लोगों की मदद करना, मतलब दर्द दवाई के लिए मदद करना, हर तरीके से मजबूती से मदद करते हैं। ये लोग ने कभी किसी की मदद नहीं किया। जहाँ तक आप संजय विद्यार्थी का सवाल उठाते हैं, संजय विद्यार्थी किसी की मदद कर ही नहीं सकते हैं। क्या वजह है? क्या वजह? अब सीधी सी साफ वजह है कि जब आपके पास होगा तब आप मदद करेंगे। मतलब उनके पास पैसे नहीं है किसी की मदद कर सके? नहीं। लेकिन एक चीज़ तो आप माने या ना माने, हालांकि माता प्रसाद पांडे जब यहाँ उद्घाटन करने आपके दफ्तर का आए थे समाजवादी पार्टी का गौरा चौकी में, तो वो दो नेताओं से और मिले। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके यहाँ आके चले गए, क्योंकि वो भाई नेता हैं, उन्हें सबको मिलना है, ये आप कह सकते हैं बात। लेकिन तब इससे साबित होता है कि वो सबको ही लेकर चल रहे हैं, वो सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं अपना। तो क्या जैसे संजय विद्यार्थी यकीन माने ये अखिलेश यादव से डायरेक्ट टच है, जैसे एक नेता और यहाँ तरुण पटेल आए थे, वो जनाधार विहीन थे। मैं आपकी बात यहीं कट कर रहा हूँ।
2022 में जब हमें टिकट नहीं मिला, तब हमने खुद जो है अपने घर पर 8 तारीख को उसने नामिनेशन किया है और कौन 10 सी 8 तारीख थी वो? फरवरी 8 फरवरी 2000 उसने 2022 2022 और उसने नामिनेशन किया है और 10 तारीख को पहली मीटिंग मैंने अपने आवास पे लगाया है घर पर जी। ही? हाँ, और जिला अध्यक्ष जी जो पप्पू यादव जी थे, हम्म। उनको मैंने बोला कि मेरे घर पर जो है मीटिंग लगाया हूँ मैं समाजवादी के लिए और आप आइए। तो उन्होंने कहा कि संजय विद्यार्थी को लेके आओ। मैं बोला बिल्कुल लेकर आइए, मैं समाजवादी पार्टी की मैं मदद करूंगा और समाजवादी माननीय जी ने जिसको टिकट दिया है उसको जिताने का काम करूंगा। जिस दिन मैं उस मीटिंग किया उसके बाद यहाँ से बहुत सारे नेता यहाँ संजय विद्यार्थी का मदद किए, जैसे कि बाबूराम यादव जी, इंदिरा शुक्ल जी, यहीं अमर यादव, रईस बब्बू, इन सारे लोग ने मदद किया और यहाँ के समाजवादी कार्यकर्ता सबके सब लोगों ने मदद किया। जबकि उनके पास बूथ कमेटी नहीं था, उनके पास वोटर लिस्ट नहीं था, मैं सारी चीज़ यहाँ से उठाकर अपने ऑफिस से उठाकर उनको दिया हूँ, तब वो कैंपेनिंग चालू की है, नहीं तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था। चलिए चीज़ें साफ कर दी कि कैसे इन्होंने मदद किया और आपके मन में लालसा भी होगी कि कल को आपने मदद किया था, इस बार आपकी मदद करें। अब लेकिन इस बार तो हम देख रहे हैं कि एक और प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं जो वो भी मदद किए थे इनका, संजय विद्यार्थी का। ये क्या चीज़ है? अरे वो तो टिकट आप भी मांग सकते हैं ये तो जनता कोई मांग सकती है, जिसका वोट है वो टिकट की दावेदारी भी भाई कर सकती देना है। तो हमारे माननीय जी को है ना। चलिए, तो इसी के साथ बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके हफीज़ मलिक साहब। और जैसा परसेप्शन था लोगों का कि ये बोलते नहीं हैं, धाकड़ नहीं है, तो हमें लगता है पूरे अच्छे अंदाज में बातें रखने की इन्होंने कोशिश की है। वो तो वीडियो आप दर्शक ये देखेंगे तो उन्हें खुद अंदाज़ा हो जाएगा। और क्या आखिरी संदेश ऐसा होगा, क्योंकि फिर मैं रिपीट करूंगा, ऐसे ध्रुवीकरण के बोलबाले में जब जनता बही जा रही है, उसे ना विकास से मतलब, ना किसी रोजी रोजगार से मतलब, धंधे पानी से नहीं मतलब, उसे योगी और मोदी से मतलब, उसे कमल के फूल से मतलब। आप कैसे जो है सबको साध कर सारे नेताओं का सपोर्ट लेके कैसे आप बीजेपी को पटखनी दे सकते, जो बहुत सारे लोगों को यक्ष प्रश्न बना हुआ है? ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, वक्त बताएगा 2027 में कि किस तरीके से मैं भाजपा को यहाँ से हराने का काम करूँ। अगर टिकट मिला, टिकट मिला और नहीं मिला तब? नहीं मिला तो फिर उसके लिए फिर आगे तब भी लड़ेंगे, इतना बताते चले। मान लीजिए बाय द वे आपको टिकट नहीं, तब भी आप ताल ठोकेंगे? मैं अभी कुछ नहीं आप बोलूँगा जनता को तो मैं बता। अभी कुछ नहीं बोलूँगा जनता। अच्छा, चलिए इसी के साथ हम खत्म करते हैं। बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छे तरीके से एक जैसे होता है रटी रटाई तैयारी के साथ इंटरव्यू लेना, तो ये एट रैंडम आए हम लोग, सारे बातचीत किए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुभकामनाएं। ठीक, आप थैंक यू।